हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम अपने कंसाइनमेंट की सीरीज को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन करेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो इंस्टीट्यूट की मैट के एंड में, चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है वहां पर 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ना जो है पहले स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms। तो D है दिल्ली में, उसने A ऑफ आगरा को सेलिंग एजेंट जो है अपॉइंट किया, यानी कि D जो है वो कंसाइनर है, A जो है वो कंसाइनी है, ठीक है ना। सेलिंग एजेंट यानी कि कंसाइनी, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सेलिंग एजेंट देख के हो सकता है फर्स्ट लाइन में समझ ना पाओ कि ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, पर आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कमीशन वगैरह की बातें जो है वो लिखी हुई होंगी, कंसाइनमेंट की बातें लिखी हुई होंगी, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है। गुड्स को जो बेचना है कंसाइनी को, या तो इनवॉइस प्राइस पे बेचना है या उससे ऊपर बेचना है, ओके। A to be entitled to a commission of 7.5% on the invoice price and 20% of any surplus price realized over invoice price। तो कमीशन की लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ बहुत सेंसिटिव है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि बेसिक कमीशन जो था यहाँ पर वो टोटल सेल्स में था पिछले क्वेश्चन में, पर यहाँ पर जो बेसिक कमीशन है 7.5% का, वो बोल रहा है कि 7.5% कमीशन जो होगा वो इनवॉइस प्राइस पे होगा। तो जितने भी गुड्स बिकेंगे उनकी जो भी इनवॉइस प्राइस होगी उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी सेल का फिगर आएगा उस पर आपको 7.5% कमीशन देना है कंसाइनी को, यानी कि कंसाइनर कंसाइनी को देगा। और 20% सरप्लस जो है वो क्या है कि जितना भी आपका सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस जो है रियलाइज हुआ है उस पर 20% कमीशन पे होगी, ओके। तो ये 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस, इसको भी हाईलाइट कर ही देता हूं, ऑफ एनी सरप्लस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो आगे की लाइन में क्या लिखा है, द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन द एजेंट अ 30 डेज बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो क्या लिखा है कि जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल कौन है, कंसाइनर, और एजेंट कौन है, कंसाइनी। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ है डी ऑफ दिल्ली और एजेंट है ए ऑफ आगरा। तो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है ना, यानी कि डी ऑफ दिल्ली, उसने एक बिल ड्रॉ किया टू ड्रॉ ऑन एजेंट अ 30 डेज बिल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया एजेंट पे, यानी कि किस पे, ए ऑफ आगरा पे। 30 दिनों के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो जितना भी गुड्स कंसाइनमेंट में भेजेगा डी जो है ए को, जितना भी गुड्स कंसाइनमेंट में भेजेगा उसका 80% उसका इनवॉइस प्राइस लेंगे। जो भी गुड्स भेजा जा रहा है उसका इनवॉइस प्राइस जो होगा उसका 80% अमाउंट का बिल बनेगा, ठीक है। और ये बिल जो है एजेंट जो है वो एक्सेप्ट करके देगा और बिल का ड्यूरेशन होगा 30 डेज, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये बिल वाली बात जो है, ड्रॉ ऑन एजेंट 30 डेज बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन 1 फरवरी 2020 1000 साइकिल्स वेयर कंसाइंड टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस्ड एट ₹800। तो क्या लिखा है, 1 फरवरी 2020 को, कब, 1 फरवरी 2020 को 1000 साइकिल्स, कितना साइकिल्स, 1000 साइकिल्स वेयर कंसाइंड टू ए, 1000 साइकिल्स ए को भेजे गए, कॉस्टिंग ₹640, ठीक है। उन साइकिल्स की कॉस्ट कितनी थी, 640 रुपए, इंक्लूडिंग फ्रेट, ठीक है ना, भाड़ा को लेके उनकी कॉस्ट 640 रुपए थी। यहां पर फ्रेट अलग नहीं बताया, बता दिया कि एक साइकिल की कॉस्ट भाड़े को लेके जो भेजा उसका भाड़ा लेके 640 रुपया है, एंड इनवॉइस्ड एट 800। तो इनवॉइस प्राइस कितना हमारा, 800 रुपया, ओके, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद देखो क्या लिखा है, बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन प्रिंसिपल्स बुक्स आर क्लोज। तो प्रिंसिपल यानी कि कंसाइनर का बुक्स क्लब कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा प्रिंसिपल का बुक्स, ओके। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट। तो ये जो 30 दिन का बिल ऑफ एक्सचेंज था 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस के लिए, इसका अमाउंट तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे जब सोल्यूशन करेंगे। इसको ए ने मीट कर दिया, मीट कर दिया मतलब ड्यू डेट पे पैसे ए ने दे दिए, कोई डिजॉनर वगैरह हुई नहीं, ठीक है ना। तो ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, इसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद देखो ए ने क्या किया, सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। तो टोटल 820 साइकिल ए ने बेचे, 1000 साइकिल्स गए थे, देखो
1000 साइकिल्स जो हैं वो गए थे, उसमें से 820 साइकिल कंसाइनी ने बेच दिए। कितने प्राइस में? 930 रुपया पर साइकिल, ठीक है ना, 930 रुपया। 800 रुपया का इनवॉइस प्राइस था, 640 का उसका कॉस्ट था। देखो 640 का कॉस्ट था, 800 रुपये का इनवॉइस प्राइस था, लेकिन बेचा कितने में? 930 में। काफ़ी ऊंचे दाम में बेचा है कंसाइनी ने, कंसाइनर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके अच्छा, सेल एक्सपेंसेस कितना है? ये जो बेचा है 930 में, उसके पीछे सेल एक्सपेंसेस हुआ 12,500। और क्या लिखा है इसके आगे? रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो ये सब साइकिल वाइकल बेच के अपना कमीशन और एक्सपेंसेस काटने के बाद, और ये जो बिल के अगेंस्ट में इसने पेमेंट की थी, ये सारा पैसा काटने के बाद जो भी अमाउंट कंसाइनी का बनता था, जो कंसाइनर को देना था, वो सारा पैसा कंसाइनी ने कंसाइनर को रेमिट कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना, बैंक ड्राफ्ट से रेमिट कर दिया। अब देखो आगे क्या लिखा है, 20 of the unsold cycles were shop spoiled and were to be valued at a depreciation of 50% of cost। क्या हुआ? टोटल साइकिल्स जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए थे कंसाइनी के पास, उसमें से 20 साइकिल ऐसे थे, अनसोल्ड साइकिल्स मतलब जो नहीं बिके हुए थे, क्लोजिंग स्टॉक वाले, उसमें 20 साइकिल ऐसे हैं जो शॉप स्पॉइल हो गए। शॉप स्पॉइल मतलब देखो दुकान में जब बहुत सारी साइकिल्स एक साथ रखी होती है ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ी होती हैं, फिर आप वहां से साइकिल निकालोगे, फिर रखोगे, किसी ने रिटर्न दिया, तो वो एक साइकिल के ऊपर एक साइकिल का जो भार आता है ना, उसके कारण कुछ साइकिल्स जो हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई होंगी। शॉप स्पॉइल्ड मतलब दुकान में रहते रहते उनका शेप वगैरह बिगड़ गया होगा, तो वो अब आधे दाम में ही बिकेंगी, ठीक है ना। इसलिए उसको वैल्यूएशन जब लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में, कि जब भी हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो आपको देखना है कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है, ये इसमें से लोअर कौन सा है। तो अगर कोई साइकिल आपका ऐसा है कि आपके कॉस्ट प्राइस से कम में बिकेगा, ठीक है, तो उसको आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही जो है उसको वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहां पर उसको बोल रहे हैं कि वैल्यूड एट ए डिप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारा कॉस्ट है उस साइकिल का, उसका 50% पे हमको उसको वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। 50% डिप्रिशिएट कर देंगे, यानी कि 50% चला गया वैल्यू, 50% वैल्यू पड़ा रहा, तो कॉस्ट का 50% जो है ये 20 साइकिल्स की वैल्यू, सिर्फ ये 20 साइकिल्स की, ओके। और बाकी जो साइकिल्स बचे हुए रहेंगे अनसोल्ड स्टॉक में, वो सही सलामत रहेंगे, उनको पूरे कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ओके। अब देखो यहां पर लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दिस ट्रांजैक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। ध्यान देना, यहां पर क्या मांगा है हमसे, शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो हमको क्या बोला है, लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है। हाउ दिस ट्रांजैक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए, तो किसके बुक्स में लेजर अकाउंट मांगा है, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, यहां पर फिसलने के चांसेस हैं, हमको नहीं फिसलना है, हमको ध्यान से फूक फूक के कदम बढ़ाना है। इन द बुक्स ऑफ ए कहा है बेटे, ए कौन है हमारा, देखो डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट्स सेलिंग एजेंट, तो ए ऑफ आगरा जो है ये हमारा कंसाइनी है। तो यहां पर जो भी लेजर अकाउंट्स हमसे मांगे गए हैं वो कंसाइनर के बुक्स में नहीं, यानी कि आपको अब कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला है, आपको बोला है कंसाइनी के बुक्स में लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए। तो इतने दिन तो हम लोग जो भी क्वेश्चन करते आ रहे थे, आपने देखा होगा कि धड़ल्ले से हर क्वेश्चन में जो है कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बोल रहा था। आज ये क्वेश्चन जो है ना उसने पासा पलट दिया है, अब बोल रहा है कि कंसाइनी के अकाउंट में अकाउंटिंग करके दिखाओ, कंसाइनी के बुक्स में अकाउंटिंग करके दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे, हमने तो सब कुछ सीखा है, सारी जर्नल एंट्रीज हमको पता है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ क्या बोला है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। तो जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ए के बुक्स में, ए के पास ये जो साइकिल्स आए थे, 1000 साइकिल्स जो आए थे आगरा ए के पास, उसके पास जितना भी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ा हुआ है ना कंसाइनी के पास, उसकी वैल्यू निकालने बोली है एट कॉस्ट, ठीक है ना, जो हम कंसाइनर के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कंसाइनर के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, तो कंसाइनर का देखो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आपको नहीं बोला है, कंसाइनर का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है कि कंसाइनर के बुक्स में जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉर्ड होगी ना, आप सिर्फ वो वैल्यू निकाल दो। तो ये जो है ये एक वर्किंग नोट की तरह हम बना लेंगे, ठीक है। और बाकी हम क्या बनाएंगे, कंसाइनी के बुक्स में जो लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो बनाएंगे। तो आपको पता है कंसाइनी के बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, एक मेन अकाउंट बनता है कंसाइनर अकाउंट, ठीक है ना, दूसरा क्या बनता है कमीशन अकाउंट। मैंने बोला था कि 2 अकाउंट बनते हैं कंसाइनी के बुक्स में,
कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बिल्स पेबल का भी झमेला बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसका एक बिल्स पेबल अकाउंट भी हम बना लेंगे। ठीक है, एक बिल्स पेबल अकाउंट भी बना लेंगे, क्योंकि एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुई थी, देखो 30 डेज बिल, और उसने उस बिल को मैच्योरिटी में एक्स मतलब पेमेंट भी की थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। अब आप लोगों को फॉर्मेट्स बनाने हैं। आज मैं यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस वगैरह करके लिखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, मैंने फॉर्मेट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप भी बना लो। देखो इन द बुक्स ऑफ ए है, ए यानी कि कंसाइनी, उसमें क्या होगा, डी अकाउंट बनेगा। कंसाइनर का अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, एक कंसाइनर का अकाउंट खुलेगा। दूसरा जो है बिल्स पेएबल एक अकाउंट खुलेगा, और कमीशन अकाउंट खुलेगा। तो जल्दी से वीडियो को करो पॉज, ये फॉर्मेट्स बनाओ, और झटपट जो है मेरे साथ साथ एक एक करके चीजें जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। आज मैं नीचे एनालिसिस का डायग्राम वगैरह नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, क्योंकि कंसाइनी के बुक्स में 2-4 चीजें ही रिकॉर्ड होती हैं, और एबनॉर्मल लॉस वगैरह की कोई कैलकुलेशन इसमें है भी नहीं, तो उतना ज्यादा हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, ये कमीशन की बात यहां पर की है। सबसे पहले गुड सेंट ऑन जो कंसाइनमेंट हुए थे वो कंसाइनी के बुक्स में नहीं आएंगे। ठीक है ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो कंसाइनर के बुक्स में आता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। कंसाइनी को क्या से मतलब है, ये जो 30 डेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हुआ था 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो हमको क्या करना है, देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका वैल्यू कितना हुआ होगा, यहां लिखते हैं। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। देखो हमारा 1000 साइकिल्स गया था, उसका एक का इनवॉइस प्राइस था 800, तो टोटल हमारा 1000 इंटू 800, ये टोटल हमारा इनवॉइस प्राइस है फुल कंसाइनमेंट का। टोटल जो कंसाइनमेंट गया है, जितना भी गुड्स कंसाइन हुए, उनका टोटल इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू क्या है ये। ठीक है, इसका 80% का जो है बिल हुआ था सॉरी, इस पे 80% जो है आपको लगाना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6,40,000 से शायद 1000 इंटू 800 इंटू 80%, ये आ जाएगा 6,40,000। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज 6,40,000 का ड्रॉ हुआ। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज किस दिन ड्रॉ किया कंसाइनर ने, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जिस दिन गुड्स भेजे गए। तो गुड्स किस दिन भेजे गए थे, 1 फरवरी 2020 को, तो उसी दिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी ड्रॉ हुआ। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बोलो तो, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जिस दिन गुड्स कंसाइन किए गए थे उसी दिन ड्रॉ हुआ, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो वैल्यू है ना, वो जितने गुड्स कंसाइन हुए उसका 80% है। तो जब तक कंसाइनमेंट नहीं जाएगी तब तक पता कैसे चलेगा कि कितने गुड्स कंसाइन हुए, उनकी इनवॉइस प्राइस क्या है टोटल गुड्स की, और जब पता चल जाएगा तभी तो जाके बिल जो है उसका 80% वैल्यू पे ड्रॉ कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको ये मान के चलना होगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ हुआ, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 1 फरवरी 2020। ठीक है, अब इसकी पीरियड कितनी है इस बिल ऑफ एक्सचेंज की, 30 डेज। तो इसका मैच्योरिटी क्या होगा, मैच्योरिटी डेट जो होगा वो होने वाला है, मैच्योरिटी डेट हमारा 1 फरवरी से 30 दिन। अब देखो फरवरी में होते हैं 28 दिन, लेकिन 2020 जो है ना, 2020 लीप ईयर था। ओके, 2020 लीप ईयर था, तो फरवरी में हो जाएंगे 29 डेज। 1 फरवरी को बिल ड्रॉ हुआ है तो 1 तारीख से काउंट करो, 1 से लेके 29 तारीख तक हो गया 29 डेज, और एक दिन, ठीक है, 30 डेज। तो ये फर्स्ट दिन क्या होगा, 1 मार्च। ओके, 1 मार्च होगा, और इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है, तो हमारा 4 मार्च जो होगा, 4 मार्च हमारा मैच्योरिटी डेट होगा। ठीक है, 4 मार्च, तो मैच्योरिटी डेट जो होगा हमारा 4 मार्च होगा। अब 4 मार्च के दिन क्या होगा, ए जो है वो डी को 6,40,000 रुपए देगा। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कर लेते हैं। बाकी अकाउंट सेल्स जो मिला है, ये सारे ट्रांजैक्शंस 31 मार्च 2020 के डेट में हुए, तो ये हमको बाद में रिकॉर्ड करनी है। गुड्स जो सेंड हुए 1 फरवरी को, ये तो कंसाइनर के बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, कंसाइनी के बुक्स में तो रिकॉर्ड होंगे नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। तो कंसाइनी के बुक्स में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ जो हुई है उसकी एंट्री, और ड्रॉ मतलब कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया होगा तब उसकी एंट्री करेंगे, और मैच्योरिटी डेट में जो कंसाइनी ने पेमेंट दिया होगा उसकी एंट्री। तो यहां पर देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जो ड्रॉ हुआ है उसकी एंट्री क्या होगी। कंसाइनी के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, देखो बिल्स पेबल, ठीक है ना, बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल है, और किसके फेवर में उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, डी के फेवर में। तो कंसाइनी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, ए के बुक्स में क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी डी अकाउंट डेबिट, और एक लायबिलिटी आ जाएगी बिल्स पेबल की।
ठीक है, और ये 6,40,000 होगा। तो डी यानी कि हमारा जो कंसाइनर है, कंसाइनर के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, कंसाइनर का जो अकाउंट है यहाँ पर, ये कंसाइनी के बुक्स में हम कर रहे हैं, इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बिल्स पेबल, ठीक है। और इसका डेट क्या होगा, 1 फरवरी 2020, ठीक है। 1 फरवरी 2020 को टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ये है 6,40,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,000 इंटू 800, इनवॉइस प्राइस है इंटू 80%, ठीक है। ऐसे हमारा फिगर जो है वो आ रहा है 6,40,000। ओके, अब इसी का बिल्स पेबल अकाउंट में क्रॉस एंट्री करो, 1 फरवरी 2020 बाय डी अकाउंट, ठीक है। डी यानी कि हमारा डी कौन है, हमारा कंसाइनर है, ठीक है। कंसाइनर का अकाउंट 6,40,000, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर छोटा सा नरेशन लिख देते हैं, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। इस दिन जो है बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री जो है वो हुई है, कंसाइनी ने बिल्स को एक्सेप्ट किया है, वो पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्स एक्सेप्ट करने की एंट्री। अब अकाउंट सेल्स तो आ रहा है 31 मार्च को, सारी एंट्रीज जो हैं वो 31 मार्च को रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले बिल की मैच्योरिटी डेट आती है 4 मार्च, तो 4 मार्च को बिल की मैच्योरिटी में पेमेंट हुई होगी बिल की। तो पेमेंट कैसे की होगी कंसाइनी ने, बिल्स पेबल की जो लाइबिलिटी थी उसको उसने डेबिट कर दिया होगा अब, और टू बैंक अकाउंट जो है उसने पे किया होगा, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। पर इतना बड़ा अमाउंट 6,40,000 कोई कैश में तो पे करेगा नहीं, तो हम टू बैंक अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट में यहां लिखेंगे डेट, ये डेट क्या है 4 मार्च, ये हमारा मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 6,40,000, यहाँ लिखेंगे बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, मेट मतलब हमने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। तो कंसाइनी ने बिल की पेमेंट कर दी, इसलिए टू बैंक अकाउंट जो है लिखा है। अब देखो कंसाइनी का बिल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन तो हमने एंट्री कर लिए। अब देखो कंसाइनी दुनिया भर की एंट्रीज नहीं करता है, उसको क्या से मतलब है कंसाइनी को, कंसाइनी ने अगर कुछ एडवांस दिया है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कंसाइनी को किन किन चीज़ों से मतलब होता है। अगर उसने कुछ एडवांस दिया है कंसाइनर को तो उसकी एंट्री करेगा, अगर उसने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर तो उसकी एंट्री करेगा, उसकी कमीशन की वो एंट्री करेगा, ठीक है, सेल्स की एंट्री करेगा, और फाइनल रेमिटेंस में अगर कुछ पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री करेगा, फाइनल रेमिटेंस, ठीक है। तो यहां पर एडवांस के तौर पे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, उसकी एंट्री हमने कर ली। अब कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हुए हैं देख लेते हैं, कंसाइनी के कितना एक्सपेंसेस है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंसाइनर के बुक्स में एंट्री हम लोग कर ही नहीं रहे। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस क्या हुए देखो, सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500, देखो यहाँ पर कंसाइनी के एक्सपेंसेस है। अगर मैं डायग्राम बना देता तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता, पर थोड़ा क्वेश्चन देख के भी करने का हैबिट होना चाहिए, है ना। हमेशा तो डायग्राम आप एग्जाम में तो बनाओगे नहीं, अपने समझने के लिए होता है डायग्राम, पर क्वेश्चन को पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत डाल लो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बना के आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम्स जो है वो बनाए थे, ठीक है ना। तो सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500, तो कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 12,500। अब एक्सपेंसेस की एंट्री कंसाइनी क्या करेगा, देखो पैसे तो उसको पॉकेट से गए तो वो टू बैंक अकाउंट करेगा, जर्नल लिख रहा हूं, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट। और ये पैसे लेगा किससे, डी से, तो डी अकाउंट को डेबिट करेगा। कंसाइनर से पैसे लेने हैं, जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने अपने पॉकेट से किए हैं उसके लिए पैसे उसके पॉकेट से निकले तो टू कैश या बैंक करेगा, और वो पैसे उसको किससे लेने, कंसाइनर से, तो कंसाइनर का अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। तो यहां पर डेट ले लेते हैं 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को ही जो है अकाउंट सेल्स जो है वो भेजा था, तो उसी दिन का हिसाब लिख लेते हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिख देता हूँ, क्योंकि 12,500 रुपए एक्सपेंसेस और ये है सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनी के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। कंसाइनर से ये पैसा लेना है, इसलिए कंसाइनर के अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा है। ओके, ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के बाद एडवांस जो है रिकॉर्ड हो गया, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया, कमीशन।
तो सेल्स पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल होगी तब तो कमीशन मिलेगा ना, सेल की एंट्री पहले कर लेते हैं। तो सेल देखो कितना हुआ है, 820 साइकिल्स एट 930 पर साइकिल, 820 साइकिल्स एट 930 पर साइकिल। अब देखो सेल की एंट्री क्या होगी, कंसाइनी को सेल करके पैसे मिले होंगे या उसको डेटर्स आए होंगे। अब यहां पर क्रेडिट सेल के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आप यहां पर बैंक ऑब्लिक डेटर्स जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। पर यहां पर देखो लास्ट में क्या लिखा है कि कंसाइनी ने सारे पैसे रिमिट कर दिए, रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो इसका मतलब कंसाइनी को 31 मार्च से पहले अगर क्रेडिट सेल भी हुए थे तो पैसे तो मिल गए होंगे। पैसे अगर पूरे नहीं मिलते तो वो रेमिट कैसे करता, यहां तो डेल क्रेडिटर कमीशन की बात वगैरह नहीं की गई है ना, पैसे जरूर मिल गए होंगे ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो, तभी जाके उसने पूरा हिसाब जो अपना क्लियर कर दिया कंसाइनर के साथ, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, बाय बैंक अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। 31 मार्च 2020 को बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, सेल प्रोसीड्स। अमाउंट कैसे आएगा, कितना साइकिल सेल हुआ है, 800, रुकना जरा, 820 साइकिल्स एट 930, तो 820 साइकिल्स, 820 साइकिल एट द रेट ऑफ रुपीज 920, ठीक है। तो 820 इंटू 920 नहीं, सॉरी 930 होगा शायद, हाँ 930 है, अभी गड़बड़ हो जाती, 900 930, तो 820 इंटू 930, ये आ जाएगा 7,62,600। कितने का सेल हुआ है, 7,62,600 का सेल हुआ है, ओके सिंपल। अब ये जो सेल हुआ है उसके ऊपर क्या ड्यू हो गई, कमीशन। कमीशन किससे लेना है, मिस्टर कंसाइनर से। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट होगा, टू कमीशन अकाउंट होगा। तो यहां पर हम इसी डेट में टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। अब कमीशन अकाउंट हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि देखो कमीशन जो हुआ है ना कंसाइनी का, वो उसका एक इनकम है और इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, और पैसे तो अभी तक मिले हैं नहीं, पैसे तो लेने हैं, क्या हिसाब में से काट के रेमिटेंस करनी है, जो भी है पैसे जो हैं वो हिसाब में से काट के रेमिटेंस कर रहे हैं, इसलिए डी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि डी हमारा कंसाइनर है, उससे पैसे लेने हैं, और कमीशन की हमको इनकम हुई है, वो इनकम हम बुक कर रहे हैं। तो कमीशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो चलो इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अर्नड ऑन सेल, ठीक है। ये कितना कमीशन इसने कमाया है वो हमको निकालना है। तो अभी देखो ऑर्डिनरी कमीशन जो है वो कितना था, ऑर्डिनरी कमीशन जो था वो बोला था 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे 7.5% और 20% ऑफ एनी सरप्लस। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस, ये कितना होगा हमारा, यहाँ कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 820 साइकिल बेची हैं, इनवॉइस प्राइस था 800 रुपया करके, ठीक है ना। इनवॉइस प्राइस कितना था दिखा देता हूँ फिर से, देखो इनवॉइस एट 800 हुआ था, तो एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस 800 रुपये था, ओके। तो 820 रुपये इंटू 800 इंटू 7.5%, तो ये कितना आएगा हमारा, 820 इंटू 800 इंटू 7.5%, ये आ गया 49,200, तो रुपीज 49,200 ये हो गया। और 20% ऑन सरप्लस, ठीक है। तो देखो 820 साइकिल बेची थी हमने 930 रुपए में, लेकिन उससे इनवॉइस प्राइस माइनस कर दो, ठीक है, उससे इनवॉइस प्राइस माइनस कर दो, तो 130 रुपए एक्स्ट्रा हमने किया है इनवॉइस से ऊपर, उस पे हमको चाहिए 20% इंटू 20%, तो ये कितना आएगा, 820 इंटू 130 रुपए, ये 930 से 800 गए तो 130 रुपए हुए, 130 रुपए इंटू 20%, तो आ रहा है 21,320 रुपीज, 21,320। तो हमारा टोटल कमीशन कितना होगा, 21,320 प्लस 49,200, ये आ गया 70,520 रुपए, रुपीज 70,520। तो ये जो है टोटल कमीशन है, ठीक है, टोटल कमीशन, ओके 70,520
तो यहाँ पर फिगर कितना लिखेंगे, यहाँ फिगर लिखेंगे 70,520 रुपये और यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। अब कमीशन अकाउंट में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री मारनी होगी बाय डी अकाउंट 70,520 रुपये और यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, लिख दिया। ये हो गई हमारी। अब क्या कहते हैं, ये जो कमीशन है ना हमारा 31 मार्च को जो हमने रिकॉर्ड किया है, ये कंसाइनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये उसका इनकम है। तो इस काम को कंप्लीट कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ट्रांसफर जो है कर दे रहे हैं हम, कितना 70,520 रुपया और ये अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाएगा। 70,520 रुपया ये अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, बिल्स पेबल अकाउंट भी हमारा क्लोज ही हो गया, 6,40,000, इधर भी 6,40,000। अब देखो सेल की एंट्री कर दी, यहां देखना एडवांस की एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस की हो गई, कमीशन की हो गई, सेल्स की हो गई। अब चाहिए खाली फाइनल रेमिटेंस। फाइनल रेमिटेंस हमारा बाकी है। तो फाइनल रेमिटेंस कैसे निकलेगा, यहां पर जब हमको फाइनल रेमिटेंस की फिगर निकालनी होती थी, हम जब कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग करते थे, फाइनल रेमिटेंस निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे, कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करते थे। आपको शायद याद होगा, कंसाइनी अकाउंट को हम बैलेंस करते थे। जस्ट उसकी उल्टा छवि जो है वो है कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट। देखो एक चीज समझना, कंसाइनर को कंसाइनी से जितने पैसे लेने हैं, कंसाइनी को भी तो हिसाब से कंसाइनर को उतना ही पैसा देना है। तो कंसाइनी के बुक्स में अगर कंसाइनर अकाउंट का बैलेंस निकालोगे तो भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जो कंसाइनी को इस बंदे डी को देना है। या अगर आप मान लो कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट जब बैलेंस करते हो तब फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट निकलता है, उसी तरह सेम कंसाइनी के बुक्स में अगर आप कंसाइनर का अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना लास्ट में, तो वो फाइनल रेमिटेंस ही आएगा। ठीक है ना, अगर आपने बाकी सारी चीजों की एंट्री कर दी है तब। ठीक है, तो यहां पर हमको बैलेंस निकालना है। तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये साइड जो है ये ज्यादा भारी है, 7,62,000, इन सब का टोटल जो है वो 7,62,000 से कम आएगा। तो यहाँ पर इसका टोटल जो है इधर लगा लो 7,62,000। ठीक है, और इधर भी लगा लो, ओ सॉरी 60,62,600, 7,62,600। ठीक से लिख देता हूँ फिर से, 7,62,600 और इधर भी 7,62,600। ये हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 7,62,600 माइनस ये होगा 6,40,000 माइनस 12,500 माइनस 70,250, सॉरी 70,520, ये आ गया 39,580। ठीक है, कितना आया 39,580। ये क्या है, ये पैसा कंसाइनी को देना है फाइनली कंसाइनर को। तो यहां पर जो लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है देखो, कंसाइनी ने रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो ये जो अमाउंट ड्यू है ना, ये है कितना 39,580। तो इसने इसको तो रेमिट कर दिया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू रेमिट किया है, तो यहां पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में लिखना फाइनल रेमिटेंस। ठीक है, और यहां बैलेंसिंग फिगर लिख दो। ओके, तो ये जो है ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो कंसाइनी के बुक्स में क्या लेजर अकाउंट शो करने थे, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन में जो मांगा है वो ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। तो ए के बुक्स में जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ए के बुक्स में नहीं सॉरी, कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको डी यानी कि कंसाइनर अपने बुक्स में किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, वो कॉस्ट हमको खोज के निकालनी है। तो एक यहां पर लिखते हैं, ये मेन सोल्यूशन का ही पार्ट है पर आप वर्किंग नोट नहीं, आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विथ कंसाइनी। ठीक है,
इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि कुछ गुड्स जो है ना वो शॉप स्पॉइल्ड हो गए थे, कुछ गुड्स जो है वो शॉप स्पॉइल्ड हो गए थे। ओके, शॉप स्पॉइल्ड हो जाने का मतलब कि दुकान में रह रहे खराब हो गए थे। कितने? 20 साइकिल्स। तो देखो 1000 साइकिल्स भेजे गए। ओके, 1000 साइकिल्स में से 820 साइकिल जो है वो बिके। तो 1000 माइनस 820, यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट रफ में, 1000 माइनस 820 तो बचे कितने? 1000 माइनस 820 तो 180 बचे होंगे, 180। ठीक है, अब 180 में से और जो है 20 साइकिल शॉप स्पॉइल हो गए, तो अच्छे साइकिल्स कितने बचे? 160 साइकिल। ठीक है, ये बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, मार्केट में आराम से बेचे जा सकते हैं। और 20 साइकिल की थोड़ी सी कंडीशन खराब हो गई है तो उनको 50% रेट पे आप बेच सकते हो, इसलिए उसका कॉस्ट भी जो है वो 50% कर देंगे। तो यहाँ पर रुपीस का कॉलम बना लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड, नहीं, कॉस्ट ऑफ 160 साइकिल्स इन नॉर्मल कंडीशन, या गुड कंडीशन लिखो, इन गुड कंडीशन। जो 160 साइकिल ठीक ठाक कंडीशन में है, जो डैमेज नहीं हुए, उनकी कॉस्ट कितनी है? देखो 160 इंटू आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट से। अब कॉस्ट आपको याद है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ था, यहां देखना, ऑन 1 फरवरी 1000 साइकिल्स वेर कंसाइन टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग ₹640 इंक्लूडिंग फ्रेट। तो भाड़ा लेके, कंसाइनर ने जो भाड़ा लेके भेजा है, हम देखो जब भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते थे तो क्या ऐड करते थे? कॉस्ट ऐड करते थे प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जैसे कि फ्रेट जो है वो ऐड करते थे। तो यहाँ पर बता ही दिया है कि 640 रुपया जो कॉस्ट है उसमें फ्रेट इंक्लूडेड है। तो उन गुड साइकिल्स का कॉस्ट कितना आएगा? 640। और कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है ना उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का पार्ट नहीं बनते हैं ना, गुड्स की वैल्यू कैलकुलेशन करने में नहीं लिए जाते। तो हमको 640 रुपए करके वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 160 इंटू 640, ये कितना आएगा हमारा? 160 इंटू 640, ये आ गया 1,02,400, 1,02,400। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा देखना, वैल्यू ऑफ 20 साइकिल्स शॉप स्पॉइल्ड, शॉप स्पॉइल्ड, SPOILED। ठीक है, ये कैसे निकालना है? हमारा देखो 20 साइकिल है, इसका कॉस्ट था 640, लेकिन 50% इस पे डेप्रिशिएट करने बोला, यानी कि 50% जो है वैल्यू कम करने के लिए बोला। आपको पता है डेप्रिशिएशन मतलब क्या? वैल्यू कम करना। तो 50% वैल्यू कम करने बोला है। तो 640 इंटू 20% इंटू 50, सॉरी 640 इंटू 20 इंटू 50%, ये आ गया हमारा 6,400 रुपया। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आया? प्लस 1,02,400, ये आ गया 1,08,800, 1,08,800, 108,800। ये है हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट पे है, ठीक है ना, कॉस्ट पे। अब देखो इस बंदे ने माल तो हमको भेजा था किस पे? इनवॉइस प्राइस पे, पर हमने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट की है, इनवॉइस प्राइस पे अलग, लोडिंग अलग, ये सब कैलकुलेट नहीं किया। क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोल दिया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट, कॉस्ट बोल दिया। ठीक है ना, तो अलग से हमको इनवॉइस प्राइस, लोडिंग वगैरह इसका झंझट में पड़ना ही नहीं है। कॉस्ट पे निकालने बोला है, सीधा कॉस्ट पे निकाल दिया। आप अगर चाहो तो इनवॉइस प्राइस पे निकाल के उसके बाद फिर लोडिंग माइनस करके कॉस्ट दिखा सकते हो। आप दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उस केस में आप भी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो है हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है विद कंसाइनी। ठीक है, इसको डी अपने बुक्स में कॉस्ट पे दिखाएगा 1,08,800। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 तो अभी हमने कर लिया,
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये काफ़ी आसान है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। देखो ऑलरेडी मैंने होमवर्क लिख दिया। अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी सोल्यूशन करनी होगी हम करेंगे साथ में। ओके, क्या लिखा है? ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड ₹1,00,000 टू बी ऑफ मुंबई ऑन 1 मार्च 2019। ए ऑफ आगरा जो है उसने क्या किया? ए ऑफ आगरा ने कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा कितने का? 1,00,000 का, बी ऑफ मुंबई को। ठीक है, डेट क्या थी? 1 मार्च 2019 को भेजा। ठीक है, ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 12,000 का फ्रेट एंड इंश्योरेंस में खर्चा लग गया। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। तो एक अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2019 को इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। ओके, आगे देखो। बी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स प्लस डेल क्रेडर कमीशन ऑफ 3%। तो देखो बी को यहां पर एक नॉर्मल कमीशन मिल रहा है जो कि है 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स, और साथ ही एक डेल क्रेडर कमीशन भी मिल रहा है जो कि है 3%। तो ये 3% ऑफ ग्रॉस सेल ही होगा। ठीक है ना, टोटल सेल्स का 3% होगा। ओके, डेल क्रेडिटर कमीशन। अब देखो आगे क्या लिखा है? बी टू डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर गुड्स कंसाइंड। ध्यान से समझने की बात यहां पर क्या है? बी ने गुड्स की डिलीवरी ली कंसाइनमेंट की, और डिलीवरी लेते समय 3,000 का खर्चा हो गया। डिलीवरी लेते समय 3,000 का खर्चा हो गया, यानी कि ये जो 3,000 का खर्चा है ना, ये क्लियरिंग एंड कैरेज जो है उसका खर्चा है। तो ये नॉन रिकरिंग होगा। ये जो 3,000 रुपए एक्सपेंसेस है यहां पर, ये जो 3,000 एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 हैं, ये किसका है? बी का। ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि बी ने ये एक्सपेंस कब किया? जब गुड्स की वो डिलीवरी ले रहा था तब। ओके, यहां पर फिर से देखो क्वेश्चन क्या, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? बी टू डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाई इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर गुड्स कंसाइंड। जो भी गुड्स कंसाइंड हुए थे उसकी डिलीवरी बी ने ली, और उसके लिए उसने 3,000 रुपया खर्चा किया। अब डिलीवरी लेके बी क्या करेगा? गुड्स को अपने शॉप में या गोडाउन में लेके आ जाएगा। उसके बाद देखो 31/12/2019 को बी ने इन्फॉर्म किया ऑन फोन, बी इन्फॉर्म्ड ऑन फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स। जितने भी गुड्स गए थे सारे बिक गए। क्या हुआ? सारे बिक गए। तो देखो ये नॉन रिकरिंग रिकरिंग का तो अब झमेला रहा ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, तो फिर उनकी वैल्यूएशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग का झमेला रहा नहीं। हाँ, अगर आपको अब नॉर्मल लॉस मिलता है तो फिर वहां पर कुछ देखने को हमको पड़ सकता है, कौन सा नॉन रिकरिंग है और कौन सा रिकरिंग है। ठीक है, अच्छा। बी इन्फॉर्म्ड ऑन फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स। तो यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 1,50,000 बाई इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे बी के 2,000 के हुए। 1,50,000 में सारे गुड्स भेज दिए। ये जो 1,00,000 के गुड्स जो गए थे उसको पूरा पूरा बेच दिया 1,50,000 में, और 2,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस भी लगा। तो देखो बी का यहाँ पर दो खर्चा है। एक 3,000 का एक्सपेंसेस है जो गुड्स को डिलीवरी लेके अपने शॉप तक लाने के लिए लगा, और सेलिंग के लिए 2,000 का अलग से खर्चा हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है? ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड एंड रेस्ट वाज कंसिडर्ड इररिकवरेबल एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और टू फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। ठीक है, क्या लिखा है? बी ने बताया कि सिर्फ 1,50,000 में से सिर्फ 1,48,000 रुपए ही रियलाइज हो सके, और बाकी जो है ना 2,000 जो बाकी अमाउंट है, 1,50,000 से 1,48 माइनस करोगे तो 2,000 आएगा। ये 2,000 जिस कस्टमर ने खरीदे थे उससे पैसे रिकवर कर पाना मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, यानी कि ये बैड डेट हो चुके हैं। ओके, तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर बी को मिले हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। बी को क्या मिला है? डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है। तो क्या ये जो लॉस है बैड डेट का, ये जो 2,000 का लॉस हुआ, 1,50,000 की सेल हुई पर पैसा मिला 1,48,000, 2,000 डूब गए, ये लॉस कौन उठाएगा? क्या कंसाइनर उठाएगा? क्या ए उठाएगा, आगरा वाला? नहीं, ए ने तो डेल क्रेडिटर कमीशन पे करके गंगा स्नान कर लिया है। उसने क्या कहा कि सारा जो बैड डेट का लॉस होगा वो किसका होगा? कंसाइनी का, क्योंकि वो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है। इस कमीशन को देने का मतलब ये है कि बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी उठाएगा। तो ए को इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना, ए को इससे कोई मतलब नहीं है कि 2,000 डूबे कि 10,000 डूबे कि पूरे पैसे डूब गए। ए को तो जरा भी चिंता नहीं है, उसको पता है कि 1,50,000 का सेल हुआ है तो ये पूरा पैसा कंसाइनी उसको भेजेगा ही भेजेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कुछ भी डूबा हो उससे
ए को कोई मतलब नहीं है, कंसाइनी को अपने जेब से वो 2,000 रुपए दे के भेजने पड़ेंगे, क्योंकि उसने डेल क्रेडिटर कमीशन लिया है 3%। ठीक है, ये तो हो गई बात। उसके बाद कंसाइनी ने क्या बोला कि वो 1 या 2 दिन में चेक भेज देगा फॉर द अमाउंट ड्यू, ही वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। तो 31 दिसंबर को, जिस दिन क्या कहते हैं तुम्हारा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है ए का, उस दिन बी ने ये सारी बातें फोन पे बताई ए को, ठीक है ना, क्योंकि 31 दिसंबर को ए का अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो उस दिन उसको अकाउंटिंग वगैरह करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो फोन पे बताया और बोला कि मैं 2-4 दिन में आपको क्या करूंगा ना, चेक जो है वो ड्यू अमाउंट के साथ जो चेक होगी वो भेज दूंगा और अकाउंट सेल जो है वो भी भेज दूंगा साथ में, ऐसा बी ने ए को कहा। ओके, अब 5/1/2020 यानी कि इस दिन से 5 दिन बाद ए को चेक मिल गया फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, और ए ने क्या किया, उस चेक को बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक ने उस चेक को क्लियर करने में 260 रुपए चार्जेस काट लिए। ठीक है, क्या होता है कि आउटस्टेशन चेक्स जो होते थे, आजकल तो देखो ये चार्ज लगता नहीं है, पर पहले जो आउटस्टेशन चेक्स होते थे ना, उनको कलेक्ट करने में बैंक एक कलेक्शन चार्ज लेता था। तो वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बोला है कि जो भी चेक बी से मिला ए को, उसको जब ए ने बैंक में जमा करवाया तो पैसे जो भी मिले उसमें से बैंक ने 260 रुपए का बैंक चार्ज काट लिया। ठीक है, अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 9/1/2020। बैंक ने अमाउंट किस तारीख को क्रेडिट किया, 9/1/2020 को। ठीक है, तो 5/1/2020 को ए ने चेक रिसीव किया होगा और ए ने उसी दिन चेक जो है बैंक में जमा करा दिया होगा, क्योंकि यहां पर बोला नहीं है कि किसी और दिन जमा कराया, तो हम क्या मानेंगे कि जिस दिन ए ने चेक रिसीव किया बी से, जिस दिन ए को चेक मिला उसी दिन उसने बैंक में जमा कराया। ओके, और 260 रुपए उसके चार्जेस भी लग गए। बैंक ने फाइनली अकाउंट में पैसा कब दिया, 9/1/2020 को। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, यहां पर जो चीजें हाईलाइट करने वाली थी वो मैंने किया नहीं है, इसको कर देते हैं। ए रिसीव ऑन 5/1/2020 ए रिसीव्ड चेक, बैंक चार्जेस लगा 260 का। ठीक है, अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 9/1/2020। राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। उसके बाद राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग द प्रॉफिट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाते ही हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कंसाइनमेंट बिजनेस का, तो यहाँ पर अलग से ये लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं था, पर इंस्टीट्यूट ने लिख दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमको तो पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनता ही उसलिए। और उसके बाद बीज अकाउंट यानी कि कंसाइनी अकाउंट। अब देखो एक नया अकाउंट मांगा है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। ये क्या अकाउंट है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे। और बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है, कंसाइनर के अकाउंट में ही, कंसाइनर के बुक्स में ही बनता है। और आगे क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अप टू द रिसीप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक। कब तक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने, जब तक चेक जो है वो कलेक्ट हुआ, यानी कि 9/1/2020 तक ये तो अमाउंट क्रेडिट हुआ था, चेक कलेक्ट कब हुआ, 5/1/2020 को चेक कलेक्ट हुआ। तो 5/1/2020 तक जो है चेक कलेक्ट करके हमने बैंक में जमा करा दिया, उस दिन तक के हमको एंट्रीज जो है वो करनी। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग ईयर जो है ना ए के बुक्स का, ए का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म हो रहा है 31/12/2019 को। तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो कुछ बातें होंगी जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले हो रही हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट की सारी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले, यानी कि अप टू 31/12/2019 तक। और कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद नए अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएंगी, जो नया साल चालू होगा 2020 का। 5/1/2020 को जो चेक रिसीव हुआ, फिर बैंक में जमा हुआ, 260 रुपए के बैंक चार्जेस लग गए, ये हम कब अकाउंटिंग करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लूं आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट यहां पर क्यों मांगा है। आपको भी दिमाग में लग रहा होगा कि सर इतने सारे कंसाइनमेंट के जो है प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए, ऐसी चीज तो सर अभी तक देखी नहीं प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। ये इसलिए नहीं देखी क्योंकि इस क्वेश्चन में एक यूनिक है, दो चीजों का कॉन्सेप्ट जो है ना मिक्स कर दिया। तो फाइनल अकाउंट्स आपने ऑलरेडी कर लिया है, आपको पता है फाइनल अकाउंट्स में आपने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट मेरे से अच्छे से सीख लिया है। दो प्रोविजंस मैंने आपको सिखाए थे, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट था और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स था। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोलो या बैड डेट बोलो, दोनों ही फ्यूचर के लॉसेज हैं जो हमको पहले ही पता है कि होने वाले हैं। दोनों ही फ्यूचर के लॉसेज हैं जो हमको पहले ही पता है जो होने वाले। अब यहां पर ध्यान से एक चीज समझना, यहां पर मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, ठीक है।
ये डेट क्या है? ये डेट है हमारा 1 जनवरी 2019, ये डेट है 31 दिसंबर 2019 और ये है 5 जनवरी 2019। अब 31 दिसंबर 2019 की अकाउंट्स जो है हमको बनानी है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक एंड हो जाता है ए के बुक्स में, ठीक है ना। ए जो कंसाइनर है जिसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है? 31/12/2019। पर आपको एक चीज पता होगी कि प्रैक्टिकली जो होता है ना, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है कि जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड खत्म होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको मार्केट का ज्ञान दे रहा हूँ जो रियल लाइफ अकाउंटिंग में होता है। वहां पर क्या होता है कि इस दिन जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल पीएल बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे इसी दिन को बन के तैयार नहीं हो जाते। इसी दिन को बन के तैयार नहीं हो जाते। किसी भी बिजनेस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस दिन उसकी अकाउंटिंग ईयर एंड हो रही है ना, उसी दिन को सारे अकाउंट्स वगैरह रेडी करके एकदम तैयार करके रख दे कि चलो मेरे सारे अकाउंट्स जो है वो बन गए, बस अब शेयर होल्डर को देना है। इनको बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। यानी कि इस साल का जो अकाउंटिंग पीरियड जो ये है, इसका पूरा अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स बनने में हो सकता है कि इधर 1 महीना का पीरियड लग जाए। बनेगा वो इस दिन तक का ही, ट्रांजैक्शंस हम इतने ही दिन के रिकॉर्ड करेंगे, उनमें ट्रांजैक्शंस की वैल्यू यहां तक के ही लेंगे, लेकिन वो बन के तैयार होने में कुछ दिन का समय लग जाता है, ठीक है। मान लो कि जनवरी के लास्ट में बन के तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या क्या ड्यूज रह गए, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक की वैल्यूएशन लगानी पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक को आपको पता है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एंड डेट में, तो कभी कभी ये वैल्यू पता करते करते ही 1 डेढ़ सप्ताह लग जाता है आपको, पूरा आपका गोडाउन में कितना स्टॉक वगैरह, काफी सारे कारण होते हैं कि आप इस डेट तक फुल ईयर का जो फाइनल अकाउंट है उसको बना के कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको 10 12 15 20 दिन जो टाइम जो है इधर लग जाता है। अब यहां पर देखो, एक चीज बताइए कि कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक खर्चा, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट किस पीरियड के लिए निकालेंगे? इस पीरियड के लिए। इस पीरियड से रिलेटेड एक खर्चा है बैंक चार्जेस का 260 रुपया। क्या है? बैंक चार्जेस का 260 रुपया। पर ये खर्चा एक्चुअली कब लगा? 5/1/2019 को। 5/1/2019 लिख दिया मैंने गलती से, ये 5/1/2020 होगा, ठीक है ना। ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया, जनवरी महीना। तो ये जो खर्चा 260 रुपया का लगा हमारा इस डेट को, लेकिन ये इस पीरियड से रिलेटेड है, इस पीरियड से रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो, ये पीरियड का जब अकाउंट्स बना रहे हो, जरूर से इस दिन के बाद किसी डेट में आप इसकी फाइनलाइजेशन कर रहे होगे। 5 दिन के अंदर तो आप 31 दिसंबर से अकाउंट्स रेडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में एक चीज सोचना कि जब हम 31 दिसंबर 2019 का अकाउंट्स बना रहे होंगे, मान लो हम 31 जनवरी के डेट में बैठ के इसको फाइनलाइज कर रहे हैं इस अकाउंट्स को, ठीक है, यहां तक का अकाउंट्स, तो उस समय हमको ये चीज ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये डेट तो बीत चुकी है ना। उस समय हमको ये चीज ऑलरेडी पता है कि 260 रुपए का एक खर्चा जो है वो बैंक चार्जेस का लगने वाला है कंसाइनमेंट के लिए। ये जो कंसाइनमेंट बिजनेस हमने इस पूरे साल में किया, इसी के लिए जो फाइनल रेमिटेंस का हमको चेक मिला था कंसाइनी से जो देखो चेक मिला था, ए ने चेक रिसीव किया था और उसको बैंक में जमा कराया था, और बैंक ने 260 रुपया चार्जेस काट लिया था। ये चीज हमको 5 तारीख को पता चल गई थी, क्योंकि 5 तारीख को बैंक ने चार्ज काट लिया था, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस साल की, अकाउंटिंग जब कर रहे हैं इस साल की, तो जनरली हम जब अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं तो वो 5 तारीख के बाद ही करेंगे, क्योंकि 15-20 दिन का टाइम लगता है। तो हमको ये फैक्ट पता है कि 260 का बैंक चार्ज लग चुका है, पर वो 31/12 तक नहीं लगा। एक्चुअली बैंक चार्ज बैंक ने किस दिन डिडक्ट किया? 5 तारीख को। तो बैंक चार्ज डिडक्ट एक्चुअली हुआ है इस अकाउंटिंग पीरियड में। ये जो 1 जनवरी से नया अकाउंटिंग पीरियड चालू हुआ है, उस अकाउंटिंग पीरियड में बैंक चार्ज डिडक्ट हुआ है, बैंक ने काटा है। पर रिलेट किस साल से करता है? रिलेट करता है इस साल के कंसाइनमेंट बिजनेस से। ये जो हमारा 1/1/19 से 31/12/2019 तक का जो ईयर है, इस साल से रिलेट करता है वो 260 रुपए का खर्चा। अब मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाते समय जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डिस्काउंट पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि इस साल के जो डेटर्स हैं उससे रिलेटेड जो कोई बैड डेट्स होने की संभावना होती है, उसके बारे में हमको पता नहीं होता कि कितने बैड डेट्स होंगे आगे चल के, तो हम एक प्रोविजन ले लेते हैं। तो उसी तरह हमको पता है कि इस साल से रिलेटेड एक खर्चा हमारा 5 तारीख को लगा है, तो उस 5 तारीख को जो हमारा 260 रुपया पे हुआ हमारा बैंक से कटा, उसको हमको एक्सपेंस किस साल में रिकॉर्ड करना चाहिए? एक्चुअली हमको इस साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। पर खर्चा तो एक्चुअली लगा 5/1 को,
बैंक ने पैसा तो काटा 5/1 को, तो क्या आप 31 दिसंबर को ही बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, एक उस 260 रुपए का ना एक प्रोविजन बना लो। तो क्या होगा कि इस साल के प्रॉफिट से वो प्रोविजन आप ले लोगे, तो उतना 260 रुपए का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और अगले साल में जब एक्चुअली 260 रुपए आपका एक्चुअली जब 260 रुपया आपका लगेगा, तो आप उस प्रोविजन से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोविजन हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल लेंगे, इस साल के प्रॉफिट में से एक अमाउंट 260 रुपये हम निकाल लेंगे। ओके, निकाल लेंगे, अलग रख लेंगे, गुल्लक बनाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक गुल्लक 260 रुपये का गुल्लक बना लेंगे। और जब ये 5/1/2020 को 260 रुपये बैंक एक्चुअली काटेगी, तो वहां से एडजस्ट कर देंगे। तो इफेक्टिवली आपका क्या हुआ कि वो 260 का खर्चा जो है इसी पीरियड से एडजस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। बस यही एक अलग कॉन्सेप्ट है इस सम में, और कुछ भी नहीं है, बाकी तो बिल्कुल इजी है। देखो, ना एबनॉर्मल लॉस है, ना क्लोजिंग स्टॉक है, कोई इंफॉर्मेशन वैसा दिया ही हुआ नहीं। तो एक एक करके सारी चीजें रिकॉर्ड करता हूं, और मैं आपको प्रोविजन वाला चीज भी, अकाउंटिंग बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले की इंफॉर्मेशन क्या है जो रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो कंसाइनमेंट में भेजे 1 मार्च 2019 को। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो, ओ सॉरी, फॉर्मेट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। ये देखो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो जो यहाँ पर मांगा है, कंसाइनमेंट अकाउंट, बी अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स जो है, कंसाइनमेंट अकाउंट, बी अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये सारे मैंने बना रखे हैं। आप भी झट से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अपने कॉपी में ये चारों अकाउंट्स बना लो। ठीक है, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये एक पेज का 75% हिस्सा ले लेना, कंसाइनी अकाउंट नीचे के थोड़े से हिस्से में बना देना, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और बैंक अकाउंट 2-4 लाइन के अकाउंट्स बनाने से ही काम चल जाएगा। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट्स बनाओ, और क्या करते हैं, फिर से वीडियो को चालू करो। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपने अभी तक फॉर्मेट्स जो है वो बना लिए होंगे। अब चलो जल्दी से, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है 1 लाख रुपए का गुड्स भेजा गया है, ए ऑफ आगरा ने बी ऑफ मुंबई को भेजा 1 मार्च 2019 को। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर डेट क्या होगा, 1 मार्च 2019 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट, 1 लाख रुपए। ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए का हुआ, तो ये एंट्री हमने कर दी। उसके बाद देखो, उसने 12,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया फ्रेट और इंश्योरेंस में। तो यहां पर उसी दिन लिखो टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंस कंसाइनर का है इसलिए टू बैंक अकाउंट लिख रहा हूं। यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं एक्सपेंसेस, कितना है, 12,000 रुपए का, फ्रेट और इंश्योरेंस के पीछे। ठीक है, ये भी लिख दिया। इसके बाद ये तो हो गया, अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। बी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्लस डील क्रेडिटर, ये भी ठीक है। आगे क्या है, बी टुक द डिलीवरी, और उसने 3,000 रुपए खर्चे किए डिलीवरी लेते समय। तो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है, तो यहां पर अब जो होगा वो होगा कंसाइनी का। लेकिन कंसाइनी ने ये सारा इंफॉर्मेशन कब बताया, 31/12/2019 को बताया। तो अब जो भी एंट्रीज होंगी वो 31/12/2019 के डेट पे होंगी। तो यहां पर डेट लिख देते हैं 31/12/2019। ठीक है, अब बी ने खर्चा किया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू बी अकाउंट। ठीक है, ये कितना खर्चा किया देखो, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये था हमारा 3,000 का। ठीक है, डिलीवरी एक्सपेंसेस किया 3,000 का। उसके बाद देखो, बी ने इन्फॉर्म किया कि उसने सारे गुड्स जो है वो सेल कर दिए 1,50,000 में। तो यहां सेल्स की एंट्री कर लो, 31/12/19, यहाँ पर सेल्स की एंट्री करेंगे टू, सॉरी टू नहीं, बाय बी अकाउंट, यहाँ लिखो सेल, और कितना का सेल किया, 1,50,000 का। ठीक है, 1,50,000 का सेल किया है। सिंपल, एक बार में फिगर दी हुई है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के उसके इनकर हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000 के। तो ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सेलिंग एक्सपेंसेस, इसी के साथ एक बार में ही लिख देते हैं बी अकाउंट 2,000। और बी अकाउंट में इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी, वो भी हम कर लेंगे। पहले यहाँ पर एक बार कमीशन जो है उसका फिगर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, जो भी सेल हुई है उस पर हमको कमीशन कितना देना पड़ेगा, 5% ऑन ग्रॉस सेल नॉर्मल कमीशन, और 3% जो है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल कमीशन, ये कितना है, 5%। तो 1,50,000 का 5%, 1,50,000 इंटू 5%, ये आ गया 7,500।
ठीक है, यहाँ पर छोटे से लिख ही देता हूँ, 1,50,000 इंटू 5%। और यहाँ पर फिर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा, डेल क्रेडिटर कितना है 3%। ठीक है, तो 3% कितना आएगा, 1,50,000 इंटू 3%, ये होगा 4,500। ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 3%। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा, 4,500 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 3,000, तो ये आ गया टोटल 17,000। तो बी को हमको कितने पैसे देने हैं, उसका एक्सपेंसेस जो उसने किया प्लस उसने जो कमीशन अर्न किया हमसे, हमको उसको देने हैं ना, तो टोटल कितने देने हैं उसको, 17,000 देने हैं। ठीक है, और उससे टोटल लेने कितने हैं, 1,50,000 लेने हैं। ओके, तो यहां तक जो है वो बी के अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। तो बी ने जो सेल किया है हमारा, वो यहाँ आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं सेल 1,50,000, और बाय कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर होगा, सॉरी सेल्स नहीं, एक्सपेंसेस एक ही बार में लिख देता हूँ, प्लस कमीशन। ठीक है, एक्सपेंसेस प्लस कमीशन कितना आ रहा है हमारा, 17,000, तो एक ही बार में मैंने यहाँ पर 17,000 लिख दिया। ठीक है, ब्रेकअप तो वहां पर दिखाई दिया था आपको, तो एक बार में 17,000 लिख दिया। अब यहाँ पर सारी चीजों की एंट्री हो गई है। जो बैड डेट हुआ है 2,000 का, उसके ए को कोई मतलब नहीं है, तो ए के बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी बैड डेट की। ठीक है, अब बी ने बोला है कि वो 1 या 2 दिन में चेक भेज देगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये जो 260 रुपए का जो खर्चा लगा था हमारा, ये कब लगा था, 5/1/2020 को। पर हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसके 2-4 दिन बाद ही कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमको अंदाजा लग गया था कि यहां तक में वो एक खर्चा आएगा, तो हम इसका प्रोविजन ले लेंगे। ठीक है ना, 31/12 के डेट में 260 रुपए का प्रोविजन ले लेंगे। और ये जो 260 रुपए का खर्चा है, इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे, इसको हम नॉर्मल बैंक चार्जेस में नहीं लिखेंगे, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये बैंक चार्जेस जो है ना, वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड थे, ये हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे। तो इन 260 रुपए के लिए हमारा कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट कम होना चाहिए, ना कि मेन बिजनेस का। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ये लिखेंगे खर्चा। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट के सारे खर्चे डेबिट साइड में आते हैं, इस साइड में लिखे जाते हैं, तो मैं यहीं पर लिखूंगा 31/12/2019 ही डेट रहेगी हमारी। यहां पर होगा टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो, हमने प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट क्यों यूज किया, क्योंकि अभी तक हमारा बैंक चार्जेस इनकर नहीं हुआ। पर हम जिस दिन ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं ना, उस दिन हमको पता है कि 260 रुपए के बैंक चार्जेस लगेंगे। ठीक है ना, लगेंगे, देने पड़ेंगे बाद में इसी के रेस्पेक्ट में। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में हम वो खर्चा 31/12 को ही बुक कर ले रहे हैं, 31/12 के डेट में बुक कर रहे हैं। पर प्रैक्टिकली ये अकाउंटिंग हम बाद में करते हैं। ठीक है ना, कभी भी रियल टाइम बेसिस पे ऐसा अकाउंट्स बना पाना मुश्किल होता है। ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो भी कंसाइनमेंट बिजनेस का फाइनल अकाउंट की तरह ही है। तो रियल टाइम बेसिस पे बना पाना मुश्किल होता है, हम लोग कुछ दिन बाद अकाउंटिंग करते हैं। और तब तक हमको पता चल गया था कि वो जो चेक आया था 20 से, उस पर 260 रुपए हमारा क्या कुछ बैंक चार्जेस लगा था। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैंक चार्जेस। ठीक है ना, जस्ट ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ। तो ये है 260 रुपए, और ये डेट 31/12/2019 को होगा। और यहाँ पर आ जाओ, एक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो हमने खोला है। इस अकाउंट में अब डेट देना 31/12/19, इस दिन को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 260 रुपए का एक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमेशा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविजन बनता है, क्योंकि ये जो खर्चा लगा है 260 का, ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। और कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट से कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो हम मेन बिजनेस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। ये जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया है ना, ये प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया है, कंसाइनमेंट बिजनेस का एक खर्चा को इस अकाउंटिंग पीरियड में एकोमोडेट करने के लिए किया। खर्चा लगा 5/1 को, लेकिन रिलेट करता है इस साल से। ठीक है ना, पे किया इस दिन, लेकिन रिलेट करता है इस साल से। तो हमको इस दिन की जब हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, ये अकाउंट्स हम प्रैक्टिकली बना रहे हैं बाद में किसी एक दिन में, जनवरी में मान लो 20 तारीख या 25 तारीख, उस दिन हमको पता चल चुका था कि 5/1/2020 को एक 260 रुपए का खर्चा बैंक ने काटा है, और ये रिलेट करता है इस साल के
कंसाइनमेंट बिजनेस से, तो इस दिन हमको एक प्रोविजन ले लेना चाहिए, जो कि हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमने लिया। तो यहाँ देखो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 260 हमने कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल लिए उतना। ये 260 लिखने के कारण, यहाँ 260 लिखने के कारण यहाँ जो प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसमें 260 रुपए कम आएगा प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस हमने यहाँ पर बुक कर दिया। अब ये एक्सपेंस अभी तक तो पे हुआ नहीं है, तो ये प्रोविजन के रूप में पड़ा हुआ रहेगा इस साल के एंड में। अगले साल में जब हम इसका बैलेंस लेके जाएंगे, तो जिस दिन एक्चुअली बैंक से पैसा डिडक्ट होगा, उस दिन इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको एंट्री समझा दूंगा। अभी यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पर देखो कोई क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, ठीक है ना कोई अब लॉस है, सारे गुड्स सेल हो गए थे, लिखा था सोल्ड ऑल द गुड्स, कोई अब लॉस भी नहीं है। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो यहां पर क्या करते हैं, एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इस साइड तो देखो 1,50,000 एक ही आइटम है, 1,50,000 टोटल आएगा, ठीक है, 1,50,000 ये आ गया हमारा टोटल। इससे हमको माइनस करना पड़ेगा 1,12,000, 1,12,000 और 17,260, 1,50,000 माइनस 1,12,000 माइनस 17,260, ये आ गया 20,740 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है 20,740 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ लिखना प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, ठीक है, लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये 31 दिसंबर 2019 को हमने कंसाइनमेंट का ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अगर ये प्रोविजन हम नहीं लेते, ये खर्चा हमारा देखो एक्चुअली 5 जनवरी को लगा था, ठीक है ना, 5 जनवरी 2020 को, लेकिन हमने यहां पर एक प्रोविजन बोल के इस खर्चे को ले लिया, तब जाके हमारा कंसाइनमेंट बिजनेस से ट्रू प्रॉफिट आया। क्योंकि ये जो खर्चा है ना, देखो ये लगा भले 5 तारीख को है, पर इसी साल के कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेट करता था, जो साल 31 दिसंबर 2019 को एंड हुई, इसलिए ये प्रोविजन नहीं लेते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आता, अगले साल के कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता, ठीक है। लेकिन रिलेट तो करता है इस साल के कंसाइनमेंट के बिजनेस से, तो इफेक्टिवली आपको इस साल में ही इस खर्चे को लेना चाहिए था, जो कि प्रोविजन के थ्रू हम कर पाए। अगर प्रोविजन क्रिएट नहीं करते तो ये चीज आप नहीं कर पाते, ओके। कंसाइनमेंट में कंसाइनी से कितना पैसा लेना है वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट ड्यू, उसके लिए कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, देखो इधर 1,50,000 है, इसको इधर भी लिख दो, और उससे कंसाइनी का एक्सपेंसेस और कमीशन 17,000 कटेगा, 1,50,000 माइनस 17,000 आ गया 1,33,000। तो कंसाइनी से कितना पैसा लेना है, 1,33,000। अब एक सेकंड, एक चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना, ठीक है, ये जो है इसको 1,50,000, और ये भी जो है इसको भी ऊपर लिखना 1,50,000, सॉरी थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख देते हैं, और ये जो है इसको भी यहाँ लिख देते हैं। अब इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंस करने से देखो इस साइड में 1,33,000 का बैलेंस आएगा, 1,33,000। ये बैलेंसिंग हम किस दिन कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग हम कर रहे हैं 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो जिस दिन हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है उस दिन हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट में उस दिन हमको मिस्टर बी से दिखेगा कि 1,33,000 मिलना है, तो मिस्टर बी हमारे डेटर के हिसाब से बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये होगा 31 मार्च का डेट है, ठीक है, 31 मार्च नहीं सॉरी 31 दिसंबर 2019 का डेट है। यहाँ पर होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया 1,33,000। अब यही 1 जनवरी 2020 को ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 1,33,000। अब हमको मिस्टर बी से चेक कब मिला, हमको 5 तारीख को चेक मिला मिस्टर बी से, कितने तारीख को मिला, 5 तारीख को। तो 5 तारीख को जो चेक मिला, चेक मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू मिस्टर बी अकाउंट होगा, क्योंकि हमने जिस दिन चेक रिसीव किया उसी दिन मान लो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू मिस्टर बी। तो यहां पर हमको करना पड़ेगा
5, ये देखो ये एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर जो है यहाँ पर खत्म हो गया। ये अगले अकाउंटिंग ईयर में देखो हम जनवरी महीने में एंट्री कर रहे हैं। 5/1/2020 को यहाँ पर हमको पैसे मिले, यानी कि चेक मिला बाय बैंक अकाउंट, और 1,33,000 का चेक जो है हमको मिला। तो हमने 1,33,000 की एंट्री जो है वो कर ली, ठीक है, रिसीव की। अब यहाँ पर हमने बैंक का भी बनाया। बैंक जो है हमको कब मिला मिस्टर बी से पैसा? 5/1/2020। तो और कोई एंट्री हम अज्यूम करते हैं नहीं है, हम सिर्फ इसी एंट्री को लेके चलेंगे। 5/1/2020 को टू क्या है, बी अकाउंट है ना, मिस्टर बी है ना, हाँ मिस्टर बी है, तो टू बी अकाउंट, और यहाँ पर लिखो चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक, डिपॉजिट टू बैंक। तो कितना हो रहा है हमारा? 1,33,000 का चेक हमको मिला, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, ये एंट्री हमने मिस्टर बी के अकाउंट में और बैंक अकाउंट में दोनों जगह डाल दी। अब ये जो पैसा हमको बैंक से मिला है, ये कितना मिलेगा हमको? पैसा हमको मिलेगा 260 रुपया बैंक चार्जेस काट के। तो बैंक चार्जेस जो लगेगा हमारा, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, और क्रेडिट क्या होगा? एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है बैंक चार्जेस का। तो यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय, ये हम किस तारीख को लिखेंगे? ये शायद 9 तारीख को अपना पैसा कटा होगा या 5 तारीख को, जो भी है, 5/1/2020 को ही लिख देते हैं। बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट कितना? 260 रुपया, ठीक है। तो बैंक ने फाइनली हमको पैसा कितना दिया? तो बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ रहेगा? अगर इस अकाउंट की आप बैलेंस करो तो बाय बैलेंस जो है वो कितना रहेगा? बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर फिर भी मैं बैलेंस कर देता हूँ। 1,33,000 माइनस 260, 1,33,000 रुपया मिला और उससे 260 रुपया कट गया, तो होगा 1,32,740, 1,32,740, ठीक है। हमने इस हिसाब से अकाउंटिंग जो है, नहीं ये कलेक्शन शायद 9 तारीख को हुआ था, 9/1/2020 को हुआ था, तो ये डेट जो होगा ना, ये 9 तारीख होगा, ठीक है। ये डेट, ये डेट जो होगा ये होगा 9 तारीख, यहाँ पर 9/1/2020 कर देता हूँ। तो ये जो हमारा बैलेंस है ये 9/1/2020, इसी को यहाँ 1,33,000 का टोटल लिख लेते हैं, 1,33,000 का टोटल लिख लेते हैं इधर, और इसी बैलेंस को इधर 10/1/2020, ऐसे तो साल के बीच में बैलेंसिंग करते नहीं है, पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर 132,740। अब देखो ये जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट है, इसका क्या होगा मैं बता देता हूँ। एक रफ में एक अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बैंक चार्जेस का अकाउंट होगा, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट होगा? बैंक चार्जेस का। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ लिखता हूँ बैंक चार्जेस अकाउंट। ओके, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब बैंक चार्जेस जो अकाउंट है उसमें देखो, जब आपका बैंक चार्ज इनकर हुआ तो एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट देखो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैंक से पैसे कट जा रहे हैं 260 रुपए, और एक बैंक चार्जेस का आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो। तो बैंक चार्जेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो एंट्री आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसी की करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 260 रुपए, ठीक है, ये एंट्री हमने कर ली। अब आपको पता है कि सारे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, पर ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है 260 रुपए का। तो 31 मार्च को क्या होगा? 31 मार्च को जब हमारा 31 मार्च बोल रहा हूँ बार बार, अरे गलती से, 31 दिसंबर को जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा ना, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस अकाउंट का लगेगा टोटल 260 रुपये, 260 रुपये, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। और यहाँ पर आएगा 31 दिसंबर 19 को क्या आएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन 260 रुपया। फिर 1 जनवरी 2020 को ये आ जाएगा
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद बैलेंस निकल रहा है, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा प्रोविजन, फिर नए साल का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से प्रोविजन जो है वो आ जाएगा 260 रुपया। ओके, अब जो ये बैंक चार्जेस आपके हुए हैं इसको आप उस प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। कितना तारीख को? ये बैंक चार्जेस हमारा हुआ है 9/1/2020 को, ठीक है। तो 9/1/2020 को आप यहां पर प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट ऐसे एंट्री करोगे 260 रुपये। यानी कि इस बैंक चार्जेस को आप उसी प्रोविजन से एडजस्ट कर दे रहे हो जिस प्रोविजन को आपने इसी बैंक चार्जेस के लिए क्रिएट किया था, ठीक है। तो 260 रुपये हो गया, इसका अकाउंट जो है क्लोज हो गया। ये बैंक चार्जेस का अकाउंट देखो आपसे मांगा नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा बना के आपको दिखाया। अब प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट में यहां पर ये अगले साल 9/1/2020 को एंट्री होगी टू बैंक चार्जेस अकाउंट 260, और ये प्रोविजन भी अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये सारी एंट्रीज थी जो भी अकाउंट्स बनाने के लिए बोला था, मैंने आपको बना के दिखा दिया। देखो प्रॉफिट आ गया 20,740। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पर एक नया नाटक दे दिया था ये कि बैंक चार्जेस 260 रुपए, और ये जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट जो बनाने के लिए बोल दिया था, हो सकता है कि इससे आप लोग थोड़ा घबरा जाते। पर देखो अगर घबरा जाओगे एग्जाम में तब तो जो आपकी नैया है वो तो वहीं डूब जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कंसाइनमेंट का टॉपिक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो है चीजें उसमें पंच नहीं की जा सकती। ये सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम है। सीए इंस्टीट्यूट आपका ऑल आउट नॉलेज, आपका पूरा अंदर से बाहर तक का सारा नॉलेज, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ के गए उसको कंबाइन करके टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट जो बनाने के लिए बोला है, इससे ये जनरली आपके फाइनल अकाउंट्स की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि साल के एंड में कैसे प्रोविजंस बनाए जाते हैं और अगले साल उसको एक्चुअल खर्चा से कैसे एडजस्ट किया जाता है, जो मैंने आपको करके दिखाया कि 31/12/2019 को 260 रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर लिया, एक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। और यहां पर देखो क्वेश्चन ही आपको हिंट दे रहा है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दिया उसने कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट बना के दिखाओ, मतलब वो स्टूडेंट को हिंट दे रहा है कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बनाओ। और यहां पर देखो सारे एक्सपेंसेस तो 31/12 के अंदर ही इनकर हो रहे थे, सिर्फ एक एक्सपेंस था जो कि बाद में इनकर हो रहा था, वो बैंक चार्ज का। तो आपको प्रोविजन किसके लिए लेना पड़ता? इस बैंक चार्ज के लिए ही, ठीक है ना, इस बैंक चार्ज के लिए ही आपको प्रोविजन लेना पड़ता। तो वहां पर क्लियरली आपको इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि ये जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा ये बैंक चार्जेस के लिए ही बनेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आज जो भी सोल्यूशन मैंने आपको कराया वो समझ में आया। ये जो थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 3-4 से ऊपर वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन का है, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इंस्टीट्यूट के मैथ में, इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स हमारा सारा हो चुका है। उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, एक इलस्ट्रेशन 3 था, एक इलस्ट्रेशन 5 था और एक क्वेश्चन नंबर 3। तो सारे क्वेश्चंस को आराम से बनाइएगा, फिर से एक बार प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।